देखिए, आज फिक्र की शुरुआत एक चौंकाने वाले दावे से करेंगे। दावा पाकिस्तान से जुड़ा है, पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस से जुड़ा है। इस दावे का कनेक्शन अमेरिका से भी है और वो भी डायरेक्ट कनेक्शन। और सनसनीखेज दावा यह है कि पाकिस्तान के जिस नूर खान एयरबेस को भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से तबाह किया था, उस नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि बरसों से चोरी छुपे इस नूर खान एयरबेस पर अमेरिका का फुल कंट्रोल है। यह दावा चौंकाने वाला क्यों है? इस दावे से पाकिस्तान की बेइज्जती क्यों हो रही है? और ट्रंप के सीज़फायर वाले इस फर्जी दावे के पीछे की असली कहानी क्या यही थी? आज हम इन तीनों सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस दावे की डिटेलिंग जान लेते हैं जो कि पाकिस्तान के एक जाने माने सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने किया है। असीम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों की फिक्र बढ़ाने वाले इस पाकिस्तानी एक्सपर्ट का परिचय जान लेते हैं। ये देखिए, यह है इम्तियाज गुल, पाकिस्तान के नामी सुरक्षा विशेषज्ञ। पाकिस्तानी आर्मी की हर हलचल पर दशकों से इनकी पैनी नजर है। पाकिस्तान की फौज में इम्तियाज गुल काफी चर्चित नाम है। कहा जाता है कि इनकी बातों को, इनके गंभीर एनालिसिस को असीम मुनीर भी बड़े गौर से सुनते हैं। लेकिन इन्हीं इम्तियाज गुल ने एक इंटरव्यू में नूर खान एयरबेस पर चौंकाने वाला दावा किया है। गुल ने दावा किया है कि पाकिस्तान की वायुसेना का नूर खान एयरबेस कथित तौर पर अमेरिका के फुल कंट्रोल में है। गुल का दावा है कि पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को भी इस एयरबेस के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। और अगर नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तान के नए फील्ड मार्शल बने असीम मुनीर भी प्रवेश करना चाहेंगे तो उन्हें भी ऐसा करने के लिए अमेरिका की फौज से सीधे परमिशन लेनी होगी। इम्तियाज गुल के इस पूरे दावे को सुनना और समझना जरूरी। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के समय 9-10 मई की मिडनाइट जिन 11 पाकिस्तानी एयरबेस को ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करके नष्ट किया था, उसमें नूर खान एयरबेस भी शामिल था। इसी नूर खान एयरबेस को लेकर पाकिस्तानी सुरक्षा विशेषज्ञ इम्तियाज गुल का दावा है कि अमेरिकी सेना यहां नियंत्रण पाकर इस एशियाई क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहती है और अफगानिस्तान पर कड़ी नजर बनाए रखने के लिए इसी नूर खान एयरबेस का इस्तेमाल वर्ष 2021 से करती आ रही है। हमारे फिक्र के सभी फैंस ये बात जानते ही होंगे कि अमेरिका की जो सेना है वो बरसों तक तालिबान से मुकाबला करने के लिए अफगानिस्तान में थी। फिर 30 अगस्त 2021 को अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान से एग्जिट कर लिया। तभी से ऐसी अटकलें हैं कि अफगानिस्तान पर निगरानी के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को अपने कंट्रोल में लिया। और सिर्फ नूर खान एयरबेस ही नहीं, बल्कि यही खबर सरगोदा एयरबेस को लेकर भी कई बार आ चुकी है और यही खबर क्वेटा को लेकर भी आ चुकी है। हालांकि इस बात को ना तो पाकिस्तान की सरकार ने कभी कबूला और ना ही अमेरिकी सरकार ने। लेकिन गुल के दावे के अनुसार इसी नूर खान एयरबेस पर अमेरिका के कार्गो विमानों को कई बार लैंड करते हुए और टेक ऑफ करते हुए देखा गया है। और अमेरिका की सेना ने पाकिस्तान की सेना को आज तक ये नहीं बताया कि अमेरिकी फौज उन कार्गो विमानों में कौन सा सैन्य साजो सामान लेकर पाकिस्तान आई और किस मकसद से आई। सोचिए जरा। पाकिस्तानी एक्सपर्ट इम्तियाज गुल के दावे के बाद कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल तो यह है कि क्या इसी वजह से ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज़फायर वाला कार्ड चला था, क्योंकि वो ऐसा करके नूर खान एयरबेस से जुड़ा अमेरिकी सीक्रेट छुपाना चाहते थे। दूसरा सवाल यह है कि बार बार भारत के सबूत देने के बाद भी पाकिस्तान अगर FATF की ग्रे लिस्ट में जाने से बचता रहा है, तमाम आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के बावजूद अगर IMF पाकिस्तान को आर्थिक मदद देता रहा है, तो क्या इसके पीछे भी अमेरिका का वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि वो नूर खान बेस और अलग अलग बेसिस को कंट्रोल करता है और इसीलिए पाकिस्तान की मदद करता है। तीसरा सवाल यह है कि अगर नूर खान एयरबेस पर अमेरिका का नियंत्रण है तो क्या यह पाकिस्तान की एक और बेइज्जती नहीं है, क्योंकि कल तक तो सिर्फ चीन ही पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल किया करता था, वो भी तब जब अमेरिका ने दखल करना बंद कर दिया था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अब दोनों मिलकर पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स और उनके बेसिस को कंट्रोल कर रहे हैं। अमेरिका और पाकिस्तान में क्या वाकई कोई ऐसी डील कभी हुई है, यह हम नहीं जानते। लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तानी एक्सपर्ट गुल के दावे से इस्लामाबाद से लेकर कराची और लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक नई बहस शुरू हो गई है। वहां के लोग सवाल पूछने लगे कि अपनी ही जमीन पर कभी चीन तो कभी अमेरिका के रूप में विदेशी हस्तक्षेप कब तक होता रहेगा। अब भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी एक बड़ी खबर। पाकिस्तान के एक डोजियर से खुलासा हुआ है कि भारत के हमलों में पाकिस्तान के 8 और ठिकाने नष्ट हुए थे, जिनके बारे में इससे पहले तक कोई जानकारी सामने नहीं आई। पाकिस्तानी ऑपरेशन
बुनियान उन मरसूस पर एक डोजियर जारी किया है। उसमें कहा गया है कि भारत ने खैबर पख्तूनवा के पेशावर, पाकिस्तानी पंजाब प्रांत के झंग शहर, पंजाब प्रांत में ही पड़ने वाले गुजरात, गुजरावाला, भावनगर, अटॉक और छोर के अलावा सिंध के हैदराबाद में भी हमले किए थे। और वहां हमले करके भी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। इस डोजियर में भारत की ओर से किए गए 100 से अधिक ड्रोन हमलों और मिसाइल अटैक की बात भी कबूली है। यह भी कबूल किया गया है कि मुरीद के और बहावलपुर जैसे ठिकानों पर भी भारत ने अटैक करके भारी क्षति पहुंचाई थी। इस डोजियर में यह भी कबूला गया है कि भारत के मिसाइल हमलों में पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान सरकार की तरफ से जारी इस डोजियर में कुल 53 पन्ने हैं। इस डोजियर का नाम मार्काए हक रखा गया है। पाकिस्तान का यह कबूलनामा बताता है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सैन्य कार्रवाई कितनी विध्वंसकारी थी और भारत के हमलों से पाकिस्तान को उबरने में बरसों लग जाएंगे। वैसे आज ही सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में एक बड़ी बात बताई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत को 48 घंटों में घुटनों पर लाने की हसरत पाले बैठा था, लेकिन पाकिस्तान ने 8 घंटे में ही सरेंडर कर दिया। 8 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान ने सीजफायर का प्रस्ताव पेश कर दिया। सीडीएस अनिल चौहान ने यह भी कहा कि युद्ध में नुकसान से ज्यादा परिणाम मायने रखता है और ऑपरेशन सिंदूर युद्ध नीति का ऐसा उदाहरण था जिसमें काइनेटिक और नॉन काइनेटिक दोनों तरह के युद्ध कौशल का इस्तेमाल है। You know, when I was asked about losses on our side, I said these are not important. The results and how you act is important. On their part, operation which they thought they'll continue for 48 hours folded up in about 8 hours. And on 10th, then they picked up the telephone and said they wanted to talk. सीडीएस जनरल अनिल चौहान के स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान का हर झूठ एक्सपोज हो गया है। वैसे कुछ दिन पहले पाक पीएम शहबाज शरीफ ने अजरबैजान की यात्रा पर यह कबूला था कि भारत ने पाकिस्तान पर ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया और रावलपिंडी से लेकर के एयरबेस से लेकर कई महत्वपूर्ण ठिकानों को नुकसान पहुंचाया। अब हम ब्रह्मोस से जुड़ी एक बिग न्यूज बता देते हैं। भारत बहुत जल्द ब्रह्मोस 2 की शक्ति से दुनिया का परिचय करा सकता है और स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK1A को ब्रह्मोस 2 से लोड करने की तैयारी भी साथ साथ चल रही है। इसके अलावा एक खबर यह भी है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बहुत ही जल्द LCA तेजस MK1A वायुसेना को सौंपने की तैयारी कर रहा है। यानी तेजस की तेजी और ब्रह्मोस 2 का डेडली कॉम्बिनेशन दुश्मन को भारी टेंशन देने वाला है। बात जहां तक ब्रह्मोस 2 की है तो यह ब्रह्मोस 1 मिसाइल से कहीं ज्यादा ताकतवर होगी। इसकी रेंज ज्यादा होगी, इसकी मारक क्षमता ज्यादा होगी, इसकी रफ्तार ज्यादा होगी, लेटेस्ट वर्जन बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। पाकिस्तान के लिए भविष्य में परिणाम और भी भयानक होंगे और यह चुनौती सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं होगी बल्कि पाकिस्तान को हथियारों वाली मदद पहुंचाने वाले सभी मुल्कों के लिए होगी। आप जो तस्वीर देख रहे हैं अभी विस्फोट की, यह ब्रह्मोस के शक्ति प्रदर्शन की तस्वीर है जो हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में देखने को मिली। नासा ने भी इसको कैप्चर किया था। ब्रह्मोस का निशाना इतना अचूक था कि पाकिस्तान में मौजूद आतंक के अड्डे नष्ट हो गए, पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हो गए, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम देखता रह गया और ब्रह्मोस ने घर में घुसकर कई ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। सोचिए ब्रह्मोस का अगला वर्जन पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए फिक्र में आज ब्रह्मोस के नए वर्जन के बारे में सब कुछ जानना जरूरी है। देखिए, रक्षा सूत्रों के अनुसार भारत और रूस ब्रह्मोस 2 के संयुक्त उत्पादन के लिए तैयार हो गए। भारत और रूस के बीच ब्रह्मोस 2 के संयुक्त विकास को लेकर उच्च स्तर पर फिर से बातचीत शुरू होने वाली है। डीआरडीओ ने स्वदेशी स्कैमजेट इंजन का परीक्षण किया है। स्वदेशी इंजन से ब्रह्मोस 2 की मारक क्षमता बढ़ेगी। रूस की जिरकॉन मिसाइल की तर्ज पर ब्रह्मोस 2 बनाई जाएगी। एक प्रश्न आपके मन में जरूर उठ रहा होगा कि नई ब्रह्मोस मिसाइल कितनी शक्तिशाली होगी और कैसे इसकी रेंज में पूरा पाकिस्तान आ सकता है। इसे हम ब्रह्मोस के दोनों अवतार के तुलनात्मक विश्लेषण से समझते हैं। ब्रह्मोस 2 की मारक क्षमता 1500 किलोमीटर है, जबकि वर्तमान ब्रह्मोस की मारक क्षमता 290 से 890 किलोमीटर तक है। ब्रह्मोस का नया वर्जन की रेंज जो है वो लगभग 2 गुनी है। ब्रह्मोस 2 की स्पीड ध्वनि से 8 गुना ज्यादा है, मतलब 9880 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की अधिकतम दूरी तक पहुंचने के लिए इस मिसाइल को 20 मिनट लगेंगे। ये मिसाइल इस्लामाबाद तो सेकंडों में पहुंच जाएगी। वहीं अभी इस्तेमाल होने वाली ब्रह्मोस की रफ्तार ध्वनि से 3.5 गुना ज्यादा है, जो लगभग 1235 किलोमीटर प्रति घंटा। वजन की बात करें तो ब्रह्मोस 21.33 टन का होगा। अभी ब्रह्मोस का वजन 2.65 टन है।
सबसे बड़ा अंतर इंजन का है। नए ब्रह्मोस में स्कैमजेट इंजन होगा। स्कैमजेट एक एयर ब्रीदिंग जेट इंजन का हाईटेक रूप है जो बहुत तेज गति पर काम करता है। यह हाइपरसोनिक गति पर चलने वाली मिसाइलों और विमानों के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक है। अभी ब्रह्मोस इंजन में रैमजेट तकनीक है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के हाइपरसोनिक वेरिएंट ब्रह्मोस 2 का निर्माण एडवांस स्टेज में है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की अपार सफलता के बाद ब्रह्मोस 2 के निर्माण पर तेजी से काम हो रहा है। इस वेरिएंट में रूस की जिरकॉन मिसाइल की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। ब्रह्मोस 2 को रूस और भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO मिलकर डेवलप कर रहे हैं। वर्तमान में ब्रह्मोस दुनिया की एकमात्र ऐसी मिसाइल है जिसे जमीन, हवा, पानी और समंदर के अंदर छिपी पनडुब्बी जैसे 4 प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। नोट करने वाली बात यह है कि रूस की जिरकॉन मिसाइल बहुत घातक है, हम सब जानते हैं। ब्रह्मोस 2 भी इसी तकनीक के आधार पर तैयार होगी। इसे पनडुब्बी, युद्धपोत और जमीन पर मौजूद लॉन्च प्लेटफॉर्म से फायर किया जा सकता है। जिरकॉन की रफ्तार 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह आवाज से 9 गुना तेज रफ्तार से प्रहार करती है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान के लिए ब्रह्मोस एक बुरे सपने की तरह है। ब्रह्मोस 1 है, उसमें भी रेंज में सुधार हो रहा है, वो हाइपरसोनिक ही है। लेकिन ब्रह्मोस 2 कहीं ज़्यादा कद्दावर और ताकतवर होगी और इसका भी प्रोडक्शन जॉइंटली होगा जैसे कि ब्रह्मोस का होता रहा। आवाज़ या ध्वनि की गति से वो 8 या 9 गुना गति से तेज़ चलेगी और इस गति की वजह से होगा ये कि वो दुश्मन के रडार को चकमा दे सकती है और दुश्मन की एयर डिफेंस के सब एयर डिफेंस को तहस नहस करते हुए अपने टारगेट पर जाएगी। टारगेट भी उसके सेट होंगे और अपने सेट टारगेट के हिसाब से वो उस टारगेट को नेस्तनाबूद कर सकती है। ये ब्रह्मोस 2 का एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। फिक्र में अब बात विदेशी जमीन पर हो रही है कूटनीतिक लड़ाई की, जिसमें एक बार फिर भारत और पाकिस्तान आमने सामने है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच ये डिप्लोमेटिक वॉर अमेरिका की जमीन पर हो रहा है। ये सच और झूठ की लड़ाई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया में भारतीय जवानों के शौर्य की चर्चा हो रही है। भारत से बुरी तरह पिटने के बाद एक एक पाकिस्तानी आतंकी एक्सपोज हो चुका है। भारत की आतंकवाद विरोधी नीति को वैश्विक समर्थन मिल रहा है। शहबाज शरीफ को मुस्लिम देशों का समर्थन नहीं मिल रहा है। और अब अमेरिका के मैदान जंग में भारत और पाकिस्तान का आमना सामना है। एक तरफ टीम भारत, दूसरी तरफ टीम पाकिस्तान। भारत की ओर से ऑल पार्टी डेलीगेशन की अगुवाई कर रहे हैं कांग्रेस सांसद शशि थरूर, जो एक तरह से इस टीम के कैप्टन का किरदार निभा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की ओर से बिलावल भुट्टो हैं। दोनों का फर्क देखिए आप जरा, कहां शशि थरूर और कहां बिलावल भुट्टो। टीम शशि थरूर में बीजेपी सांसद भुवनेश्वर कलिता, शिवसेना नेता मिलन देवड़ा और पूर्व अमेरिकी राजदूत तरणजीत सिंह संधू शामिल। ये टीम न्यूयॉर्क से अपनी अमेरिकी यात्रा की शुरुआत पहले ही कर चुकी है, जबकि पाकिस्तान की ओर से हिना रबानी खार, शेरी रहमान और खुर्रम दस्तगीर शामिल हैं। अमेरिका की जमीन पर टीम शशि थरूर के सदस्य शांति दूत बनकर गए हैं, जबकि टीम पाकिस्तान हमेशा से ही आतंक की पैरोकारी करती रही। दोनों ही पक्ष अमेरिकी सांसदों, नीति निर्माताओं और थिंक टैंकों से मुलाकात कर अपने अपने देश का पक्ष मजबूती से रखने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के मैदान में इस कूटनीतिक युद्ध में भारत आखिर पाकिस्तान से कैसे बाजी मार रहा है, यह भी समझ लेते हैं। टीम भारत ऑपरेशन सिंदूर में जवानों की वीरगाथा दुनिया को सुना रही है, जबकि भारत से पिटने के बाद पाकिस्तानी टीम झूठ के नए डोजियर सौंप रही है। टीम भारत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को लगातार एक्सपोज कर रही है, जबकि पाकिस्तानी टीम दुनिया के सामने नया झूठ का प्रोपेगेंडा फैला रही है। टीम भारत आतंक के खिलाफ भारत के दृढ़ निश्चय का गुणगान कर रही है, जबकि पाकिस्तानी टीम सिंधु जल संधि रद्द करने का रोना रो रही है। टीम भारत दुनिया में आतंक के खिलाफ भारत के सख्त स्टैंड की चर्चा कर रही है। पाकिस्तानी टीम को चंद देशों के अलावा कोई भाव नहीं दे रहा है। कैसे भारत पाकिस्तान के हर झूठ, हर फरेब और हर धोखे को एक्सपोज कर रहा है, स्क्रीन में देखिए। Kashmir and we are family together. Nobody can break up this family. Nobody can break up our home. That is the only message we are giving. And the limited exercise we need to do to ensure that our family remains safe. You know, when we struck those terror bases on the 7th, as I said, every one of those bases identified linked to terror. Next morning, there is a funeral at one of these sites, conducted by a person who's also named in the committee, Hafiz Abdul Rauf, who's an elite figure named in the United Nations Sanctions Group. He is conducting the funeral, and look who's attending: uniformed officer.
एक यहां पर गौर करने वाली बात है कि भारत ने जो कुछ भी किया वो सेल्फ डिफेंस के लिए किया। भारत की कोई भी मंशा अटैक की नहीं थी, इसीलिए भारत दुनिया के प्रति अकाउंटेबल तो कतई नहीं। हम जो कर रहे हैं वो पाकिस्तान को सिर्फ एक्सपोज करने की सोच के साथ कर रहे हैं, और ये हम पहले भी करते रहे, लेकिन इस बार एक नया घटनाक्रम है और इसीलिए दुनिया को बताना जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान जो कर रहा है नकल ही कर रहा है, पहले भी की थी, अभी भी की है और आगे भी करेगा, लेकिन हमारी प्रगति को देखकर नकल नहीं करता है। खैर, वैसे भारत की नकल करते हुए पाकिस्तान दुनिया के सामने अपना पक्ष रखने के लिए नेताओं को भेज रहा है, लेकिन उसके पास ना भारत की टक्कर का कोई नेता है, ना ही नियत। थरूर यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रह चुके हैं, यूएन में लंबे समय से काम कर चुके हैं, कई अहम पदों पर रह चुके हैं, फिलहाल विदेश मंत्रालय की कमेटी से जुड़े। बिलावल भुट्टो को पार्टी विरासत में मिली है, वो मात्र 16 महीने विदेश मंत्री रहे हैं, कोई पुराना अनुभव नहीं है। विदेश मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल काफ़ी ख़राब है और उन्होंने अपनी संसद में जो एक बयान दिया था उसके बाद उनके मीम्स और मजाक सिर्फ बनते ही रहते हैं। 70 साल के शशि थरूर को कि दुनिया भर के विदेश नीति एक्सपर्ट से संबंध है, वो निजी तौर पर दुनिया की बड़ी हस्तियों को जानते हैं और सरकारों में बैठे लोगों से संबंध रखते हैं। यूएन जो है कोफी अन्नान जो हैं उनको वो सजेशंस दिया करते थे। सोचिए ज़रा, थरूर ने कई किताबें लिखी हैं, शानदार वक्ता हैं, उनकी पहुंच को ये सारी चीज़ें बढ़ाती हैं, जबकि पाकिस्तान के बिलावल की उम्र अभी 40 साल भी नहीं है, यानी वो अनुभव में थरूर के सामने कहीं नहीं टिकते हैं। विदेश में पढ़े होने और अच्छी अंग्रेज़ी बोलने के अलावा उनके पास कुछ और ख़ास बताने के लिए नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान के एक्सपर्ट ही बिलावल पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, बड़ी बात यह है कि भारत की आतंकवाद विरोधी नीति को वैश्विक समर्थन मिल रहा है और विदेशी जमीन से हमारे सांसद और नेता राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि का संदेश दे रहे हैं। डीएम के सांसद कानी मोई ने विदेश दौरे पर भारत की राष्ट्रभाषा को लेकर पूछे गए एक सवाल का ऐसा जवाब दिया कि भारतीय समुदाय के एक एक कार्यक्रम में काफी देर तक तालियां बजती रहीं। अपने बचपन में भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में जरूर पढ़ा होगा, उसे हिंदी में कहते हैं विविधता में एकता। दरअसल एक प्रवासी भारतीय ने कानी मोई से सवाल किया कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या होनी चाहिए और इसे लेकर उनका क्या रुख है। इस पर कानी मोई ने कहा कि भारत की राष्ट्रीय भाषा है विविधता में एकता। ऐसे ही एक सवाल का सामना कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद को करना पड़ा। उनसे पूछा गया कि ऐसा कहा जा रहा है कि आपको बीजेपी की तरफ से भेजा गया। इस पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता किसने भेजा है, वो देश के लिए बोल रहे हैं। विदेशी जमीन से भारतीय डेलीगेशन जो संदेश दे रहा है उसे भारत के सुनहरे भविष्य के तौर पर याद किया जाएगा और यही एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान भी। आप भी फिक्र की इस रील में इनके बयान सुनिए, आपके मन में जो भी सवाल है उसके जवाब मिल जाएंगे। People keep saying, what are you doing in a delegation where there are people from the BJP? What are you doing there? Now, what are we doing here? We are doing here is what is needed for the country. No matter which party you're from, today what is needed is a single voice to speak in favor of the nation, and that's what we are doing here. And I think when I say is it so difficult to be a patriot, who wanted to know about the national language. I think the national language of India is unity in diversity. And that is the message this delegation brings to the world. And I think that is the most important thing today. And let us continue with that. ये जो सरकार है बीजेपी की, उनको भी ये जरूरत पड़ी है ना कि विपक्ष के प्रमुख लोगों को अपने प्रतिनिधि मंडल में शामिल करें और सरकार की जो बात है वो पूरे विदेश में रखी जाए। इसीलिए तो ये सब जो अनुभवी लोग हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9 सुपरफास्ट खबरें सिर्फ 2 मिनट में।
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी एयरफोर्स को हुए नुकसान पर नई जानकारी सामने आई है। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट मार गिराए गए। इसके साथ ही 2 महंगे एयरक्राफ्ट, 10 ड्रोन, 1 C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और कई क्रूज मिसाइलों को नुकसान पहुंचा है। इस ऑपरेशन में शामिल सूत्रों ने समाचार एजेंसी एएनआई को यह जानकारी दी है। विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। इसे लेकर 16 राजनीतिक दलों ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा है कि सरकार इस मुद्दे पर पूरी जानकारी दे। हालांकि इंडिया गठबंधन की इस बैठक में एनसीपी, शरद पवार गुट और आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद के मॉनसून सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू इसके लिए सभी दलों से बात करेंगे। दिल्ली में जज के घर करोड़ों के कैश मिले थे, जिसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति ने भी की थी। मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने आज बड़ा बयान दिया। मीटिंग में एक विधायक ने जब उनसे पूछा कि क्या प्रदेश में हमारे पास कोई चेहरा नहीं है, इस पर राहुल ने जवाब दिया कि हमारे पास 10 चेहरे हैं। इसके साथ उन्होंने एक कड़ा संदेश भी दिया कि पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्लीपर सेल को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक और आतंकी का अंत हुआ है। पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का कमांडर मौलाना अब्दुल अजीज इसर की संदिग्ध हालत में लाश मिली है। अजीज को उसके भारत विरोध के लिए जाना जाता था। ऑपरेशन सिंदूर में बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर उड़ाने के बाद भी उसने जमकर भारत के खिलाफ जहर उगला था। अग्निवीरों के लिए यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। भारतीय सेना में सेवाएं देने के बाद यूपी पुलिस और पीएससी सरकारी नौकरी में अग्निवीरों को 20% आरक्षण मिलेगा। अब भूतपूर्व सैनिक की तरह अग्निवीरों की अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। इस फैसले से 2026 में रिटायर होने वाले अग्निवीरों के पहले बैच को यूपी पुलिस और पीएससी भर्ती में अच्छे मौके मिलेंगे। इस सब के बीच में कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम राहत नहीं दी है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हमें बोलने की आज़ादी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में शर्मिष्ठा जेल में बंद है। 2 राज्यों से जासूसों की गिरफ्तारी की गई है। राजस्थान इंटेलिजेंस रोजगार कार्यालय में सहायक प्रशासनिक अधिकारी शकूर खान को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उस पर आईएसआई को गोपनीय जानकारी देने का इल्जाम है। इसके अलावा पंजाब के तरन तारण से गगनदीप सिंह नाम के एक जासूस को गिरफ्तार किया गया है। उस पर भारतीय सैन्य मूवमेंट की जानकारी पाकिस्तान भेजने का आरोप है। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ बारिश से भारी तबाही हुई है। सिक्किम में कई जगहों पर बाढ़ और भूस्खलन हुआ है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में सड़कें समंदर बन गई हैं। यहां सैलाब के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। पीएम मोदी ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करने के बाद मदद का भरोसा दिया है। और फिक्र में अब आपको 2 घोटालों का अपडेट दे देते हैं। एक महाराष्ट्र से जुड़ा है, दूसरा मध्य प्रदेश से। महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना का नाम आपने सुना होगा। सरकार की पड़ताल में पता चला है कि 2500 से ज्यादा सरकारी महिला कर्मचारियों ने भी इस स्कीम का फायदा उठा लिया, जबकि नियम के मुताबिक वो इसके हकदार नहीं थी। अब ऐसी लाभार्थियों से रकम वसूली की तैयारी है। मध्य प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा में घोटाला सामने आया है। आरोप है कि सॉल्वर गैंग ने असली उम्मीदवारों की जगह परीक्षा दी, जिसके लिए आधार कार्ड तक की हेराफेरी की गई। दोनों स्कैम को लेकर इन राज्यों में सियासी तापमान बढ़ गया है। सबसे पहले चलते महाराष्ट्र, जहां लाडकी बहन योजना ट्रेंड कर रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुई ये गेम चेंजर योजना एक बार फिर से विमर्श के केंद्र में। स्कीम में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया। पता चला है कि नियम के खिलाफ जाकर सरकारी महिला मुलाजिम भी इस योजना का फायदा उठा रही थी और इनकी संख्या हजारों में। अब तक अलग अलग सरकारी विभागों की 2 लाख कर्मचारियों की छानबीन हुई है, जिनमें करीब 2600 महिला कर्मचारी ने खुद को इस स्कीम में दर्ज करवा रखा है। कहा जा रहा है कि जब जांच पूरी हो जाएगी तो फर्जी लाभार्थियों की संख्या बढ़ सकती है। सरकार अब इन महिला कर्मचारियों से रकम वसूलने की तैयारी में है। कर्मचारियों से कहा गया है कि वो स्वयं सरकारी योजना में ली गई ये रकम लौटा दें। इस घोटाले का पर्दाफाश तब हुआ जब लाडकी बहन योजना की लाभार्थियों की वेरिफिकेशन शुरू की गई। पता चला कि अलग अलग सरकारी विभाग की जो कर्मचारी हैं वो फायदा उठा रहे हैं। महाराष्ट्र में इस योजना के लिए लगभग 2.46 करोड़ महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। हालांकि समीक्षा के बाद अब तक 5 लाख महिला लाभार्थियों को सरकार ने अयोग्य ठहराया, जबकि 41 लाख महिलाओं के नाम स्क्रूटनी लिस्ट में है, जिनकी छानबीन की जा रही है। इसी आधार पर माना जा रहा है कि अयोग्य लाभार्थियों की लिस्ट काफी लंबी होने वाली है। महिलाओं के लिए को आर्थिक सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना 17 अगस्त 2024 को शुरू की गई थी।
पिछले साल 1 जुलाई से ही इसकी किश्त लाभार्थियों के खाते में भेजी जाने लगी। यानी महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ही लाभार्थियों की आर्थिक मदद शुरू हो गई थी। वहां नवंबर में विधानसभा चुनाव हुए थे। राजनीति के जानकार बताते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की जीत में लाडकी बहन योजना ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इस योजना में 21 से 65 साल की उन गरीब महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। लाडकी बहन योजना का नियम कहता है कि स्कीम का फायदा उन लोगों को मिलेगा जो सरकारी कर्मचारी ना हो, उनके पास 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा किसी अन्य सरकारी मदद योजना में भी रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन छानबीन के दौरान यह भी पता चला है कि 5 लाख महिलाएं अलग अलग सरकारी योजनाओं का लाभ ले रही हैं और इस योजना में भी रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, इसीलिए उन्हें स्कीम से हटा दिया गया। हालांकि जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 तक इन महिलाओं के खाते में 450 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए जा चुके हैं। खुद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री अजीत पवार लाडकी बहन योजना में भ्रष्टाचार को लेकर चिंतित हैं। अजीत पवार इसे लेकर सरकारी गलती भी मान चुके हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले साल शुरू की गई लाडकी बहन योजना के तहत सभी महिला आवेदकों को वित्तीय सहायता देने में चूक हुई। बिना छानबीन के सबको लाभ देना सही नहीं था। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब योजना के अंतर्गत मिले आवेदनों की छानबीन चल रही है। अजीत पवार के मुताबिक पिछले साल आवेदनों की जांच और अयोग्य लोगों की पहचान करने के लिए बहुत कम समय था। उस समय 2 से 3 महीने में चुनावों की घोषणा होनी थी। अब वो भरोसा दे रहे हैं कि केवल जरूरतमंद महिलाओं को ही मासिक सहायता राशि मिलेगी। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने अजीत पवार का इस्तीफा मांग लिया है। उन्होंने कहा है कि चुनावी फायदे और वोट के लिए सरकारी फंड का इस्तेमाल किया गया है। वहीं कांग्रेस विधायक असलम शेख ये आरोप लगा रहे हैं कि लाडकी बहन योजना सिर्फ चुनाव जीतने के लिए लाई गई थी। ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी एजेंडा था। अजीत पवार के कबूलनामे पर महाराष्ट्र में सियासी शोले भड़क रहे। विपक्ष फायर है तो सरकार अयोग्य लाभार्थियों से रकम वसूलने की तैयारी कर रही है। लागू होत्या त्यावेळेस या सगळ्या गोष्टी तपासण्याच्या करता जेवढे वेळ पाहिजे होता तेवढा मिळाला नाही, तरी आपण आव्हान केलेलं होतं। आपल्याला असं वाटलं होतं की जे त्याच्यात बसत नाही ते अर्ज करणार नाही किंवा मागणी करणार नाही। वोट खरीदने की साजिश थी, उस साजिश में वो कामयाब हो गए। अब उस साजिश पूरी करने में पूरा महाराष्ट्र का अर्थकरण बिगड़ गया, पूरी तिजोरियां खाली हो गई। ते काही जास्ती म्हणजे लाडक्या बहिणीच्या नावाने ज्या कर्मचाऱ्यांनी असं करायला नको होतं, 1,500 रुपये महिन्याकरता आपण त्या ठिकाणी सरकारी सेवेत असलेल्या नोकरदारांनी बहिणींनी ते परत करायला पाहिजे। शासन वसुली करेलच। भी कोई योजना बनाते हैं तो सबसे पहला तो काम है कि योजना की पूर्व तैयारी होनी चाहिए। इलेक्शन को देखते हुए घाई से बनाई हुई योजना है और उसको आपको भी बताया क्यों बनाई थी। तो ऐसा है कि उन्होंने जो बनाना था वो बना दिया। अब उनकी जिम्मेदारी है कि हर महिला को न्याय दें। सरकारी उसमें कोई कर्मचारी है वो तनख्वाह सरकार की ले रहे हैं और इधर स्कीम में भी आज उसका भी फायदा लोग उठा रहे, कोई महिला हमारी बहनें उठा रही। तो मुझे लगता है ये बात बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको जो लाभ मिल रहा है वो भी बंद कर दिया जाए। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आते हैं, जहां सिपाही भर्ती में फर्जीवाड़े का आरोप पर हंगामा मचा हुआ है। मामला सीबीआई को सौंपने की मांग हो रही है। जांच में यह बात सामने आई है कि 2023 में हुई इस परीक्षा में सॉल्वर गैंग एक्टिव था। इस गैंग के सदस्यों ने असली परीक्षार्थी की जगह पेपर सॉल्व किए। स्क्रीन पर आप वही चेहरे देख रहे हैं जिन पर नकली अभ्यर्थी होने का आरोप है। इस मामले में एक्शन शुरू हो चुका है। सवाल कई हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। हम आपको फिक्र की प्रश्नोत्तरी के जरिए ये बताते हैं कि पूरा मामला क्या है और कैसे इसका भंडा फूटा। देखिए, पहला सवाल यह है कि मामला कब का है और कितने पदों के लिए भर्ती निकली थी। इसका जवाब यह है कि 2023 में पुलिस कांस्टेबल के 7,411 पद के लिए परीक्षा हुई थी, जो 12 अगस्त से 12 सितंबर तक चली। दूसरा सवाल, परीक्षा में किस पर फर्जीवाड़े के आरोप लगे। देखिए, दावा यह किया जा रहा है कि सॉल्वर गैंग इस परीक्षा में एक्टिव था। इस गिरोह के सदस्य ने पैसे लेकर असली उम्मीदवारों की जगह परीक्षा दी। लिखित परीक्षा के साथ कुछ मामलों में फिजिकल टेस्ट भी पास करवा दिया। तीसरा सवाल यह है कि आरोपियों ने पहचान कैसे छिपाई। आखिर कैसे वो परीक्षा केंद्रों पर चकमा देने में कामयाब रहे। तो इसका जवाब यह है कि परीक्षा हॉल में पहचान छिपाने के लिए आधार कार्ड में फोटो और फिंगरप्रिंट बदले गए। असली उम्मीदवार की जगह सॉल्वर गैंग वालों की फोटो और फिंगरप्रिंट अपडेट किए गए। परीक्षा के बाद दोबारा असली अभ्यर्थी का डेटा आधार कार्ड में अपडेट कर दिया जाता था ताकि नियुक्ति के समय दिक्कत ना हो।
यानी बायोमेट्रिक अपडेट करने वाले आधार एजेंट भी इस खेल में शामिल थे। अब प्रश्न यह है कि फर्जीवाड़े का पता कैसे चला। यह घोटाला तब सामने आया जब पुलिस मुख्यालय की चयन एवं भर्ती शाखा ने कैरेक्टर वेरिफिकेशन और आधार कार्ड का वेरिफिकेशन शुरू किया। उम्मीदवारों के दस्तावेजों, आधार कार्डों में फोटो और हैंडराइटिंग में तालमेल नहीं होने पर शक हुआ तो फिंगरप्रिंट का एनालिसिस करवाया गया और इससे भी धोखाधड़ी की पुष्टि हुई। फिर यह मामला सामने आया। प्रश्न यह भी है कि जब इस मामले का पता चला तो क्या एक्शन लिया गया। इस मामले में अब तक कुल 19 कांस्टेबल और सॉल्वर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सोचिए, कई जिलों में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें असली उम्मीदवार, आरोपी, सॉल्वर और बायोमेट्रिक अपडेशन करने वाले आधार एजेंट शामिल हैं। सोचिए, अगर इतना डिटेल में यह सब कुछ चल रहा है तो यह तो कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट रैकेट भी चला सकते हैं। सोचिए जरा, अभी इस केस की पुलिस जांच चल रही है। माना जा रहा है कि आगे चलकर कुछ और गिरफ्तारियां होंगी, लेकिन अभी तो यही दिख रहा है कि जिस पुलिस पर फर्जीवाड़ा रोकने का जिम्मा है उसी विभाग में सिलेक्शन शातिराना तरीके से चल रहा था। हो सकता है इनमें कुछ बड़े चेहरे शामिल हों, हालांकि ये सब आगे जांच में पता चलेगा। लेकिन भर्ती के इस खेल को जिस तरह से बड़े स्तर पर अंजाम दिया गया, उससे लोगों को व्यापम घोटाले की याद आ गई। जानकार इसे व्यापम 2.0 मान रहे। व्यापम घोटाला 2013 में सामने आया था। इसे भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा परीक्षा घोटाला बताया जाता है। व्यापम के जरिए कराई गई परीक्षाओं में नकली उम्मीदवार बिठाना, नकल कराना, अन्य तरह की धांधलियां होती थी। इनमें मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा भी शामिल थी। बाद में यह केस सीबीआई के हवाले किया गया। चाहे व्यापम घोटाला हो या सिपाही भर्ती स्कैम, दोनों में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। योग्य उम्मीदवारों का हक छीना गया। मध्य प्रदेश में अब यह मसला राजनीतिक हो चुका है। कांग्रेस इसे व्यापम घोटाले से भी बड़ा बताते हुए सीबीआई जांच की मांग कर रही है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में नया घोटाला आया है और अब ये पुलिस विभाग में है, यानी गृह विभाग में है, और इस घोटाले का नाम है एमपी पुलिस आरक्षक भर्ती घोटाला। तकरीबन 10 लाख लोगों ने इसकी परीक्षा दी थी, जिसमें से 7,000 से ज़्यादा आरक्षक के पद थे। जिन आरोपियों ने परीक्षा दी वो खुद नहीं पहुंचे, उन्होंने अपने सॉल्वर को पहुंचाया। अब आप सोचिए कि सॉल्वर कैसे पहुंचा। आधार कार्ड को अपडेट किया गया। इसमें आधार कार्ड सेंटर्स की भी मिलीभगत है। 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फिंगरप्रिंट मैच नहीं खा रहा है, किसी में आधार कार्ड अपडेट हुए हैं। तो स्क्रूटनी के आधार पर जो हमारी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पाया गया कि ये फर्जी तरीके से इन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई है। दादा सरकार को तत्काल इस परीक्षा पर रोक लगाना चाहिए और पुनः परीक्षा कराना चाहिए और इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए। जो भी इसमें अपराधी हैं उनको चुन चुन कर दंडित करेगी। जो भी सालवर या मुन्ना भाई बने हुए हैं, एक एक को सजा दी जाएगी, एक एक को दंडित किया जाएगा। हमारी अगली खबर का कोडवर्ड है आपदा में अवसर। मतलब किसी कठिन परिस्थिति में भी संभावनाएं तलाशना, और ऐसा हुआ है। नेगेटिव सेंस में हुआ है, लेकिन हुआ है, पाकिस्तान में हुआ है। अब अवसर एक पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन नेगेटिव तभी होगा ना जब कुछ गड़बड़ हो गया है। ध्यान से देखिएगा। कल रात आई आपदा में पाकिस्तान की जेल में बंद 216 कैदियों ने ऐसा अवसर निकाला जिसे सुनने के बाद आप कहेंगे पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है। कल रात पाकिस्तान में कई हिस्सों में भूकंप आया था। एहतियात के तौर पर कराची के मलीर जेल की बैरकों से कैदियों को बाहर निकाल दिया गया, लेकिन मौका मिलते ही 216 कैदी फरार हो गए। इनमें कुछ खूंखार आतंकवादी भी हैं। दावा किया है कि कुछ कैदी बैरक की दीवार तोड़कर भाग गए, तो किसी ने जेल के मेन गेट को तोड़कर भागने में कामयाबी हासिल की। फिर कैदियों की ऐसी रेस शुरू हुई कि कौन किससे ज्यादा तेज भाग सकता है। जब तक जेल प्रशासन को कुछ समझ में आता, 200 से ज्यादा कैदी मलीर जेल से भाग चुके थे। जिसे जहां मौका मिला वहां छिप गया। स्थानीय लोगों ने इन कैदियों के वीडियो बनाए। पहले वो दिलचस्प वीडियो देखिए, कैदियों की बात सुनिए, फिर बताएंगे कि जेल से भागे इन 216 कैदियों का क्या हुआ। वैसे पाकिस्तान की जेलों का हाल भी वहां के एयर डिफेंस सिस्टम की तरह हो गया है। एयर डिफेंस सिस्टम जो है पाकिस्तान का, वो हमारे मिसाइल, हमारे ड्रोन नहीं रोक पाता है, और जेलें वहां के कैदियों को नहीं रोक पाती हैं। खैर, जेल से कैदियों के भागने के बाद कराची के मलीर जेल वाले इलाके में अफरा तफरी मच गई है। सड़क पर गोलियों की आवाजें आने लगी हैं। दौड़ते हाफते पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। पुलिस की गाड़ियां
भाग रही थी। वैसे पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी थोड़ी देर में जेल पहुंच गई। आसपास की बस्तियां, राजमार्ग और गांव सील कर दिए गए। मस्जिदों से ऐलान किए गए कि भागे हुए कैदियों को गिरफ्तार करने में जनता पुलिस की मदद करे। जंग जैसी स्थिति के बीच आपदा को अवसर में बदलने वाले कैदियों को पकड़ने का ऑपरेशन शुरू हुआ। लंबी लड़ाई के बाद सिर्फ 80 कैदी पकड़े गए हैं, यानी अभी भी 130 से ज्यादा खूंखार कैदी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। इस बेइज्जती पर सरकार और जेल प्रशासन मरहम पट्टी करने में लगा है। एक पड़ोसी देश की बात हुई, अब अगले पड़ोसी देश की बात करते हैं। नेपाल की बात कर रहे हैं, जहां पर एक बहुत बड़ा टेक्टोनिक चेंज शायद आ सकता है। राजशाही की बहाली के लिए जमकर प्रदर्शन हो रहा है। जनता सरकार से त्रस्त हो चुकी है, उसके करप्शन से त्रस्त हो चुकी है और अब वो सड़कों पर। नेपाल में लाखों लोग सड़क पर आ चुके हैं, वो गुस्से में हैं। नेपाल में वर्ष 2008 में लोकतंत्र लौटा था, लेकिन सिर्फ 17 वर्षों में ही नेपाल की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। नेपाल में लाखों लोगों को इस लोकतंत्र पर भरोसा नहीं रहा है। नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो रही है, क्योंकि अभी इस वक्त नेपाल में कहा जाता है काठमांडू में हर चौथी गली में चीनी भाषा पढ़ाई जाती है। सोचिए, नेपाल में लाखों लोग हाथों में तख्तियां लेकर नारे लगा रहे हैं, राजा आओ देश बचाओ। यानी उन्हें प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर कोई भरोसा रहा ही नहीं। आप जो वीडियो देखने जा रहे हैं वो नेपाल की राजधानी काठमांडू से आया। हजारों लोगों ने शहर के सबसे बड़े चौराहे के सामने प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों से कुछ 100 मीटर की ही दूरी पर प्रधानमंत्री ओली के समर्थक गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहे थे। किसी दंगे की आशंका को देखते हुए शहर में भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। काठमांडू शहर में करीब 20,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की। अब नेपाल के कई शहरों में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। लोग मशाल लेकर सड़कों पर लोकतंत्र विरोधी नारे लगा रहे हैं। ये तस्वीरें नेपाल के ललितपुर से आई हैं, जहां राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिटीजनशिप बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया है और ज्ञानेंद्र शाह को फिर से राजा बनाने की मांग की है। नेपाल की सड़कों पर हर उस व्यक्ति को कुचला जा रहा है जो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है। तस्वीरों में जिस व्यक्ति को पुलिस घसीटते हुए ले जा रही है वो कोई और नहीं बल्कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री कमल थापा हैं। राजशाही समर्थक प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उनसे हाथापाई की। नेपाल केपी शर्मा ओली सरकार लोकतंत्र के खिलाफ इस आंदोलन को कुचलने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। काठमांडू का रिंग रोड इलाका 2 महीने के लिए नो एंट्री जोन बन गया है। आरपीपी नेता रविंद्र मिश्रा और धवल शमशेर राणा समेत 61 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। ओली सरकार की कार्रवाई से बचने के लिए कई नेता अंडरग्राउंड हो गए। बड़ी बात यह है कि पीएम ओली की पार्टी सीपीएन, यूएमएल, नेपाली कांग्रेस और माओवादी इस आंदोलन के खिलाफ एकजुट हो गए। तीनों पार्टियों ने मिलकर आंदोलन को कुचलने का संकल्प लिया। इस बीच काठमांडू में नारायण हिटी राजदरबार हत्याकांड की 23वीं बरसी पर राजशाही समर्थकों ने मोमबत्तियां जलाकर दिवंगत शाही परिवार को श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम की खास बात पूर्व राजकुमारी हिमानी शाह और उनके बेटे हृदयेंद्र शाह की मौजूदगी रही। ये पहली बार है जब इस आंदोलन के दौरान शाही परिवार की सक्रियता सार्वजनिक रूप से सामने आई है। यानी हम कह सकते हैं कि नेपाल बड़े राजनीतिक बदलाव से गुजर रहा है। नेपाल में जनता का विद्रोह अब लोकतंत्र की जड़ें उखाड़ सकता है। फिक्र में अब डेटा कैप्सूल के सेवन का वक्त हो गया है। आज हमारे डेटा कैप्सूल का टॉपिक यूपीआई पेमेंट है, जिसने मई में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक मई महीने में यूपीआई के जरिए 25 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए का लेन देन हुआ है। लेन देन में यह बढ़ोतरी 4% से ज्यादा है। अप्रैल महीने में यह आंकड़ा करीब 24 लाख करोड़ रुपए था। यानी मई में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का खूब इस्तेमाल हुआ। पिछले साल मई से तुलना करें तो इस बार ट्रांजैक्शन की संख्या 33% का इजाफा हुआ है। 2016 में शुरू होने के बाद यूपीआई ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की है। नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिला है। हाल के महीनों में यूपीआई में कुछ तकनीकी समस्याएं भी आईं, जैसे अप्रैल में एक दिन सर्वर पर ज्यादा दबाव के कारण पेमेंट और फंड ट्रांसफर में दिक्कतें हुई थी। इसके बावजूद लोग डिजिटल लेन देन पर भरोसा जता रहे हैं।